कि वो जो स्पेशल सेक्शन जिनके बीच में अभी हमने चर्चा भी की, क्योंकि वो टैरिफ्स तो 232 के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट पे और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे अभी भी ऊपर हैं, उनका क्या होने वाला है, क्या वो ऐसी किसी चीज़ से इम्पैक्ट नहीं होगा, उनके ऊपर उतना ही लगता रहेगा। सेकेंडली बहुत सारे जो देश हैं या बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं जो डील कर चुके हैं, अब उनका क्या हुआ, जैसे हम कह रहे हैं कि हम रीनिगोशिएट करें, तो क्या पूरी दुनिया भर में वो रीनिगोशिएशन देखने को मिलेंगे? एंड थर्डली, क्या कोई प्रतिक्रिया अब आधिकारिक तौर पे अभी तक भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर आई है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है, और चूंकि ये सारा एक्शन यूएस में हो रहा है, उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो वेट एंड वॉच के हालात में भारत सरकार यहाँ पर है। अब सिर्फ ये है कि अब जो ट्रेड डील के लिए जो फाइनल करने वाली बैठक होनी थी, उसके माहौल बदल गए हैं, तो उस नए माहौल में कैसे तैयारी करके जानी है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, देखने वाली बात होगी। दूसरी बात आपने कही सेक्शन 232 में जो स्टील एल्युमिनियम पर जिस पे ड्यूटी लगी थी, दरअसल ट्रेड डील में कहा गया था, जो फ्रेमवर्क जारी किया गया था साझा बयान में, कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द पूरा करके इसमें भारत के फेवर में हम अपना ड्यूटी घटाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा ट्रेड डील हो जाएगा तो 18% लग जाएगा, हम 10% पे खुश हैं, तो वैसे यूएस भी चाहेगा कि इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा स्लो ही रखो, और सेक्शन 232 के तहत जो ड्यूटी लगी है उसको फिलहाल लगे रहने दो, जब तक कि कोई क्लैरिटी यहाँ पे नहीं आ जाती, तो ट्रेड डील नहीं हो जाती। तो वो बहुत जल्द ट्रेड डील से पहले वो हटने की संभावना 232 वाला मुझे दिख नहीं रही है। तो स्टील एल्युमिनियम जैसे प्रोडक्ट पे ड्यूटी अभी बड़ी ड्यूटी लगी रहेगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुनील सोनम साहब मेरी बातों से बहुत हद तक सहमत नहीं थे, तो बता दूं कि भारत का जो ट्रेड डील 18% है ना, वो होगा नहीं होगा, भारत उससे पीछे हटना चाहेगा, या फिर भारत उसको रीनेगोशिएट करना चाहेगा, उन सबसे पहले भारत ये जरूर देखना चाहे कि जिन देशों के साथ हो चुका है डील, जैसे कोई यूरोप 15% पे है, बांग्लादेश 19% पे है, दूसरी कंट्री 20% पे है, उन देशों का रिएक्शन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जिन देशों के साथ ट्रेड डील हो चुकी है वो 15 से 20% डील में, वो तो अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रहे होंगे कि भाई अब तो 10% बाकियों को लगाए हुए और हम पे लग रहे हैं 15 से 20%। वो देश क्या कर रहे हैं, वो भारत के ट्रेड डील के साइन होने से पहले वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो अपने ट्रेड डील का पिक्चर भी काफी हद तक सही होगा। तो वहां पे तय हुआ कि भारत कितना नेगोशिएट कर पाता है, किस अप्रोच के साथ नेगोशिएट करेगा। काफी चीजें होंगी जो अब जिन पे नजर रखनी होंगी। क्या होता है, हर बीतते दिन के साथ, हर आते दिन के साथ आपको नई चीजें पता लगने वाली है। यहाँ पे गुरमीत चड्ढा साहब जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम में। गुरमीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काफी चर्चा हमने आपके बिना कर ली, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी हैपनिंग पर जो कल अमेरिका में हुआ, और चूंकि मार्केट्स बहुत क्लोजली ऐसी सारी चीजों को वॉच करता है, अलग अलग मेहमानों की अलग अलग राय, उस पर आपका क्या कहना है कि इसका जब मंडे ओपनिंग हम देखेंगे, क्या किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा? गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इम्पैक्ट डेफिनेटली रिलीफ का है। बाजार क्या रिएक्ट करता है मंडे को, ये तो कहना मुश्किल है, बट पॉजिटिव है भारत के लिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक अब ये 10% हो जाएगा भारतीय गुड्स के लिए, और पहले 50 था, फिर 25 हुआ और 18 होने वाला था, अभी कुछ टाइम के लिए 10 है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है अभी उन्होंने और सेक्शंस को यूज़ करेंगे टू अराइव एट, लेट्स से हमारे केस में 18% या ईयू के केस में 15 आएगा, या जापान के केस में जो भी आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, बट नियर टर्म रिलीफ है। कितने दिन के लिए है ये पता लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन 122 भी है, ये 150 डेज ही लगाया जा सकता है एज पर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके पहले उसको इस 10% को भी उन्होंने जहाँ जहाँ जिन कंट्रीज के साथ डील हुआ है करना पड़ेगा। इसका दो बड़े इम्पैक्ट और हैं। एक, जो यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग्स कम हुई है, और साथ में यूएस का जीडीपी का डेटा बहुत खराब आया है। 1.4% ग्रोथ आई है, 3% का एक्सपेक्टेशन था, ऊपर से इन्फ्लेशन ज़्यादा आया है। तो मुझे लगता है कि जो एक फोकस भी है गवर्नमेंट का, वो इनवर्ड लुकिंग होगा। कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करना है, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, शायद यील्ड्स को कैसे नीचे लाया जाए। तो मुझे लगता है वो भी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जहाँ पे सप्लाई प्रेशर बहुत रहा है, एफआईआईज का सेलिंग प्रेशर बहुत रहा है, उसके हिसाब से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो टैरिफ रिलेटेड रिलीफ है ही है, उसके अलावा जो यूएस इकोनॉमी का जो फोकस है वो इनवर्ड लुकिंग होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इंडिया ने जो ऑफ लेट हमने देखा है, जब से नए एम्बेसडर आए हैं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा है बहुत चीज़ों को लेके। हमने सिलिका पैक्स ज्वाइन किया,
काफ़ी जगह इंडिया को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं डिस्कशंस में, तो जो टोन भी है रिलेशनशिप्स की चेंज हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि भारत को और अच्छी ट्रेड डील मिले और फेवरेबल टर्म्स में अब डील मिले इस इवेंट के बाद। उस पर चलिए आगे और बातचीत करते हैं, पर चूंकि मार्केट की बात हो रही लगे हाथ, तो एक सवाल मैं सुनील जी से पूछ लेता हूं। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो उस दिन नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि अभी इतने सारे सेक्टर्स की बात हो गई, अलग अलग किस पे क्या इम्पैक्ट आगे, क्या ये 150 दिन की गोल्डन विंडो है, सेक्टर स्पेसिफिक कोई पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा मंडे को? जरूर, मैं अभय जी की सहमत हूं कि टेक्सटाइल के लिए क्योंकि चाइना में अंडर सेक्शन 132 32 25% लगा है, अब उसके ऊपर 10% लगा तो 35%। तो इंडिया और चाइना के बीच जो फासला है वो और भी बढ़ गया, और ये 150 डेज का जो विंडो है या कम, वो डेफिनेटली इनके लिए एक विंडफॉल है। और जितना जल्द वो अपना प्रोडक्शन करके भेज दे अच्छा होगा। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव है। अब दूसरी बात है कि फार्मा, क्योंकि फार्मा के ऊपर वो एक जो चीज है 301 का थ्रेट भी लग सकता था। और अब ये मेरे ख्याल में ये 10% की जो सिचुएशन है उसमें फार्मा के लिए भी रिलीफ होगी। तो मैं मंडे को टेक्सटाइल और फार्मा को दोनों पॉजिटिव ओपन होते हुए देख रहा हूँ। बाकी का कहना मुश्किल है। जैसे मैंने स्टील का अभी 25% है अंटिल ट्रेड डील इज साइन 232 के अंदर, तो वो 35% हो जाएगा। तो स्टील के लिए मुश्किलात समान है कुछ दिन के लिए। और एल्यूमिनियम का 10 है तो 10 से 20 होगा। तो इस बात को हम देखें तो बेसिकली ओवरऑल मैं समझता हूं कि मार्केट की चाल, एफआईएस कैसे परसीव करते हैं ये होल सिचुएशन को। और मैं प्रभुदयाल जी की बात से बहुत सहमत हूं कि इंडिया का अभी नेगोशिएटिंग पोजीशन स्ट्रांगर है, और हमें जाके अपना एक अच्छा डील नेगोशिएट करना ये वक्त सही है उसके लिए। ओनली थिंग इज ट्रम्प इज लाइक अ वुंडेड टाइगर। जो घायल शेर होता है ना, वो उसको पता नहीं कि किस तरह वो जाके किसको काटेगा। तो वो बात जो अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम, अब ट्रम्प स्क्वाड हो गया है, क्योंकि उसको ईगो का प्रॉब्लम है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ दे दिया तो वो वापस लड़ रहे हैं अपनी ताकत से। तो कौन जाने क्या अनाज शनाज कुछ कर देंगे, तो वो अनसर्टेनिटी भी मार्केट के ऊपर रहेगी, क्योंकि एफआईएस सोचेंगे कि लेट्स सी के ट्रम्प अगले स्टेप क्या लेते हैं इसके बाद। तो इसीलिए मेरे ख्याल में एक आध जो सेक्टर मैंने मेंशन किया उसका पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल मार्केट के लिए। और है 48 घंटे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है उस 48 घंटों में, कि एफआईएस की आउटलुक इंडिया स्पेसिफिक कैसे बदलती है। दरअसल इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूं प्रभुदयाल साहब से। प्रभुदयाल साहब कि ट्रंप ने जिस तरीके से अनाप शनाप टैरिफ लगाया, कुछ देशों पर 25%, कुछ देशों पर 50% तक, तो घरेलू मोर्चे पर, उनके घरेलू मोर्चे पे महंगाई बढ़ी, उनके मागा सपोर्टर भी उनसे अलग होने शुरू हो गए। ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ने लगी कि मिड टर्म इलेक्शन होगा तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। तो क्या ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को एक अपने तरह के रास्ता नहीं निकाल रहे हैं कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट के बहाने ही सही हम अपने आप को टोन डाउन करें और घरेलू जो हमारे वोटर्स हैं उनका ख्याल रखा जाए? बिल्कुल नहीं। जैसा सुनील साहब ने कहा, ट्रंप एक वुंडेड टाइगर है। सबसे बड़ी ईगो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की है, और उनकी ईगो हर्ट हुई है। वो ये नहीं सोचते कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का फायदा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से वगैरह। उनकी अपनी इमेज को नुकसान हुआ। ट्रंप हार गए। जैसा सुनील जी ने कहा कि वो एक वुंडेड टाइगर है, मेरे ख्याल से वो एक उससे भी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पागल कुत्ता, और वो किसको काट ले पता नहीं। देखिए, मेरा अंदाजा कि इस वक्त ट्रंप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ईरान पे अटैक कर देंगे। अभी तक नेगोशिएशन चल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 10 दिन का टाइम, फिर उनका जब 5 दिन और टाइम देते हैं, अब फिर उन्होंने कह दिया नहीं 10 दिन के अंदर। और कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, कोई बहाना आना ढूंढ के कहीं कह के कि ईरान चाइना के साथ डील कर रहा है, रशिया के साथ डील कर रहा है, और अटैक कर दे, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं पब्लिक के ध्यान में रहने देना चाहते कि ट्रंप हार गए टैरिफ में, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दे दिया। वो हमेशा अपने को जीता हुआ दिखाना चाहते हैं, और इस सब खेल में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि वो ईरान पे अटैक कर दें, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी।
टैरिफ्स के बारे में लोग बातचीत करना बंद कर देंगे और ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा उस पे बात करने शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो वुंडेड टाइगर कहें चाहे जो कुछ कहें, मैड डॉग कहें, वो किसको काटेगा ये इस पे सवाल जरूर उठने होंगे। और मुझे लगता है कि चीन उसको ईरान को जरूर इसका भुगतान करना होगा। ईरान के लिए महंगा पड़ेगा ये सब। तो ये सवाल आता उससे पहले ही दयाल साहब ने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि वो 10 दिन का समय जरूर दिया है। पिछली बार भी जब ईरान पर उन्होंने वो अपने बड़े बॉम्बर से बॉम्ब्स गिराए थे तब भी बोला कुछ और था और कर कुछ और दिया। तो इस बार भी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10 दिन के पहले ही ये चीज आ जाए। अवैध साहब